उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट के हवाले से, क्योंकि मिडल ईस्ट में एक तो ईरान और अमेरिका की टेंशन्स चल रही हैं, उस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल बंदर अब्बास जो कि ईरान का एक कोस्टल बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ है, कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं वहाँ पे। और साथ साथ अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और इसराइल को, दो मेजर अपने जो क्लोज पार्टनर्स और एलाइज हैं मिडल ईस्ट में, उनको असला जो सेल करने की मंजूरी दी है। $6 बिलियन का असला अमेरिका और कुछ वेपन सेल करेगा इसराइल को, और इसी तरह कुछ वेपन्स अमेरिका और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिफेंस से लेके सेंड करेगा, सेल करेगा सऊदी अरेबिया को अमेरिका। इन सब चीज़ों को देखने की हम कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। टेंशन्स मिडल ईस्ट में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जब से 7 अक्टूबर 2023 का दिन आया है, हमास ने जब से इसराइल पे अटैक किया, हालात हमें मिडिल ईस्ट के दोबारा से क्रम्बल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस सारे मामले में, टर्किया का क्या रोल होगा इस सारे मामले में, और कतर इस सारे मामले को कितनी संजीदगी से और किस नौयत से देख रहे हैं, इस मामले को हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से दोबारा गुजारिश करूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिडिल ईस्ट की अपडेट्स लेकर आपके साथ आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और इसराइल की, क्योंकि हमारे पास जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है रिसेंटली कि अमेरिका ने कुछ वेपन्स और कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स वो सेल करने वाला है इसराइल को, और कुछ सऊदी अरेबिया को सेल करने वाला है। पहले हम इसराइल की बात करेंगे और इसराइल से क्यों बेनिफिट होगा इसराइल को इन सब इन डिफेंस के इन मामलात को ख़रीदने का, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी डिफेंस के वेपन्स अमेरिका या डिफेंस के इक्विपमेंट्स अमेरिका इसराइल को सेल कर रहा है। और फिर मैं आपको कुछ मैप्स भी दिखाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि ये वेपन्स इसराइल को कैसे मदद करेंगे आने वाले टाइम पे, जो उसके एडवर्सरीज हैं उन पर वो कैसे अटैक करेगा अमेरिका के इन वेपन से। तो सुनिएगा क्या बात है। सबसे पहले हम इसराइल की बात करेंगे। तो वॉशिंगटन हैज़ अप्रूव्ड $6.67 बिलियन इन यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्स सेल्स टू इसराइल। तो तकरीबन $6.5 बिलियन के अमेरिका ने आर्म्स, जो वेपन्स होते हैं, वो सेल करने का फैसला किया है इसराइल को। तो ये बहुत बड़ी जो अमाउंट है, इसमें से बहुत सारी अमाउंट इसराइल को एड अमेरिका देता है और बहुत सारी अमाउंट इसराइल अमेरिका से ख़रीदता है। और ऑब्वियसली इसराइल को इसमें बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अमेरिकी जो वेपन्स हैं दे आर द बेस्ट, इवन बेस्ट अमंग द बेस्ट। अब जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने फ्राइडे को एक प्रेस रिलीज जारी की है अमेरिका के, और स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का ये कहता है कि दैट इसराइल हैज़ बीन क्लियर टू बाय US made weapons including 30 Apache attack helicopters for $3.8 billion and infantry assault vehicles to a value of $1.98 billion। अब सारे वेपन्स एक तरफ, एक बात समझिएगा जोर से, गौर से, तकरीबन $4 बिलियन के अमेरिका सेल करने वाला है 30 अपाची हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स। अब इसे ज़रा बात सुनिएगा, जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके हवाले से हमारे पर रिपोर्ट्स आती रही हैं कि इजराइल ने ये वाले हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट ऑपरेशंस में, चाहे फिर वो सीरिया के अगेंस्ट उसने ऑपरेशंस किए हों, चाहे फिर वो उसने गज़ा में और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस को या हमास को अटैक करने के लिए वो अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए हों, या फिर ऊपर नॉर्थ में लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ अटैक जो करना वो पहले अटैक करता रहा है, उसके अगेंस्ट इजराइल ने ये अपाची हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए हैं। तो द थिंग इज़ दैट ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं जो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स तो ईरान तक नहीं जाएंगे, बट सीरिया, गज़ा, वेस्ट बैंक और जो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर है उसके मुताबिक लबनान में जो हिजबुल्लाह का ग्रुप है उसके खिलाफ जो है एक्शन कई बार लिया है इसराइल ने, और उस चीज़ की वजह से इसराइल के लिए ये 30 अपाची हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़े बेनिफिशियल होंगे और बहुत ज़्यादा उसको आने वाले टाइम पर एडवांटेज देंगे। अगली बात सुनिएगा। अब आगे जाते हुए जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, US का स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। वो ये कहते हैं कि the United States is committed to the security of Israel and it is vital to US national interest to assist Israel to develop and maintain a strong and ready self-defense capabilities। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका क्योंकि इसराइल का एक क्लोज एलाई और पार्टनर है, तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अमेरिका
हेल्प करेगा इसराइल की बिल्ड अप करने में, उसके सेल्फ डिफेंस को, और अमेरिका हर तरह से कोशिश करेगा कि इसराइल का सेल्फ डिफेंस मेंटेन रहे। अब हम सबको पता है कि इसराइल सिंस 7 अक्टूबर 2023 तकरीबन 2.5 साल से, जब से हमास और इसराइल की एक लड़ाई स्टार्ट हुई है गज़ा में और वेस्ट बैंक में, और ऊपर हिजबुल्लाह के साथ भी और फिर ईरान के साथ, इसराइल टोटल एग्रेसिव और अटैक मोड पे है, अटैक पोजीशन पे है, और अमेरिका बार बार उसको हथियार देता आ रहा है ताकि इसराइल और ताकतवर हो और अपने एडवर्सरीज को वो पंच करता रहे जिस तरह वो पिछले तकरीबन 2.5 साल से पंच करता आ रहा है। सो इट इज़ गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द अपकमिंग डेज। अब जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, देखिए इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो मैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप से पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं 30 अमेरिका ने, ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इसराइल आने वाले टाइम पर दोबारा से कोई कार्रवाई शुरू कर सकता है गज़ा में अगेंस्ट हमास, वेस्ट बैंक में कोई कार्रवाई शुरू कर सकता है, और सीरिया में भी कुछ ना कुछ कार्रवाई अपनी स्टार्ट कर सकता है, और फिर ऊपर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अमेरिका अपने वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है लबनान के अंदर, जिससे लबनान की हुकूमत हमेशा नाराज़ होती है बट वो कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं सकती। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसराइल इनके खिलाफ अपना मेजर असॉल्ट कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, बट वील सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली देख रहे हैं। अब जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं जो अमेरिका में भी हैं और जो दुनिया में भी हैं, वो पिछले कई सालों से अमेरिका को ये कहते आ रहे हैं कि आप इसराइल को वेपन सेल मत करें। इसराइल को जब आप वेपन सेल करते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर सेल करते हैं, F-35 फाइटर जेट सेल करते हैं, तो इसराइल आम जो मासूम लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इस आड़ में कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या किसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं है, वो आम मासूम लोगों को मारने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स अमेरिकी हुकूमत को बार बार ये कहते आ रहे हैं कि आप वेपन सेल मत करें इसराइल को, बट अमेरिका क्योंकि इसराइल का एलाई है और ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है, तो अमेरिका इसराइल को वेपन्स एड में भी प्रोवाइड करता है और सेलिंग भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें अमेरिका इसराइल के साथ करता आ रहा है, और भी उसके बहुत सारे एलाइज हैं, बट इसराइल पर अमेरिका की खास मेहरबानी है। अब ये तो हो गया इसराइल का मामला, जिससे ईरान को भी बड़ी कशीदगी है, वो भी तशवीश का इजहार करता है, और भी डिफरेंट जो उसके एलाइज हैं वो भी तशवीश का इजहार करते हैं। अब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, क्योंकि अमेरिका ने तो सिर्फ $6.5 बिलियन की जो सेलिंग है, जो प्रोडक्ट्स की, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, वो उसने इसराइल को सेल किए हैं, बेचे हैं या एड में दिए हैं, कुछ एड में दिए हैं और कुछ सेल किए हैं $6.5 बिलियन के। और तकरीबन $9.5 बिलियन की जो सेलिंग है डिफेंस की, वो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को दी है। और ये अगर इसराइल और सऊदी अरेबिया का कंपैरिजन करें तो सऊदी अरेबिया को ज़्यादा अमाउंट में डिफेंस इक्विपमेंट्स मिले हैं। लेकिन एक बात बताना बड़ा ज़रूरी है, इससे पहले कि मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए कि पिछले हफ्ते इसराइल और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस ऑफिशियल्स थे वो वाशिंगटन में मौजूद थे। एक तो उन्होंने बात की थी कि ईरान को लेके जो भी फैसला लिया गया है, जिस बारे में बात की गई है, एक तो उस हवाले से बात की जा रही थी। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया और इसराइल अपने डिफेंस को लेकर भी बड़े इस टाइम परेशान थे, और उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका उनके साथ जो डिफेंस डील्स करता आ रहा है उनको फाइनलाइज करे ताकि सऊदी अरेबिया को भी वेपन्स मिले, वो उनको सेल करे, और साथ साथ इसराइल को भी वेपन्स मिले। अब सऊदी अरेबिया को कौन कौन से वेपन्स मिले हैं, इंटरेस्टिंगली सुनिएगा बात को। द स्टेट डिपार्टमेंट आल्सो सेड ऑन फ्राइडे, यानी जुमे वाले दिन, आज से 2 दिन पहले, दैट इट हैज़ अप्रूव्ड $9 बिलियन weapon sales to Saudi Arabia for 730 Patriot missiles and related equipment which is used to defend against incoming attacks। अब आप सब लोगों को पता है एक बात का कि जो पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन्स को, क्रूज और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोकने के लिए एक डिफेंस सिस्टम होता है जो पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका ने रखा हुआ है। सऊदी अरेबिया में भी ये डिफेंस बैटरीज हैं जो कि आने वाले इनकमिंग जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको रोकने के लिए कोशिश करती है, उनके मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करती है, या जो कोई ड्रोन्स आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। तो अमेरिका ने $9 बिलियन के 730 पेट्रियट मिसाइल्स, जो पेट्रियट डिफेंस बैटरीज में लगते हैं मिसाइल्स, वो सेल करने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया को ये डर है कि आने वाले वक्त में ईरान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है या फिर यमन में
हुती फोर्सेस की तरफ से कोई अटैक हो सकता है, या कोई इंटरनल मामला ख़राब हो सकता है, या इवन जो रेड सी के बाद जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें सोमालिया हो गया, जिसमें सूडान हो गया, वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट कहीं कल को खुदा ना ख्वास्ता सऊदी अरेबिया के अंदर ना आ जाए, या उसके कुछ एस्पेक्ट्स ना आ जाएँ। तो सऊदी अरेबिया नए अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो डिफेंस सिस्टम्स या जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके वेपन्स, उनके जो मिसाइल्स हैं, वो उसने लिए हैं 730 730, और वो उसको अमेरिका ने सेल किए हैं $9 बिलियन में। तो सऊदी अरेबिया और जो इजराइल है, उनको अमेरिका ने रिसेंटली ये जो वेपन सेल की है, ये बहुत बड़ी वेपन सेल है। पिछले कई सालों बाद हमने देखा कि इतनी बड़ी वेपन सेल है। अच्छा, आगे जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, सऊदी अरेबिया को लेके उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। वो सऊदी अरेबिया को लेके ये बयान देता है कि द इनहांस्ड कैपेबिलिटीज विल प्रोटेक्ट लैंड फोर्सेज ऑफ सऊदी अरेबिया, the United States and local allies, and will significantly improve Saudi Arabia contribution to the integrated air and missile defense systems in the region। अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने जब ये मिसाइल सेल किए हैं, तो उसको सेल करने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक अप्रूव किए हैं, मतलब सेलिंग अभी तक डिलीवर नहीं हुए, बट डिलीवर हो जाएंगे। ऑब्वियसली अप्रूवल दे दिया है, तो आने वाले कुछ महीनों में ये डिलीवर भी हो जाएंगे सारे वेपन सऊदी अरेबिया और इसराइल को। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जो रीजन में लोग हैं, वो सारे के सारे जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनकी सेफ्टी के लिए ये वेपन्स बड़े ज़रूरी हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका और जो रीजन में उसके एलाइज, उनकी जो लैंड फोर्सेस हैं, जो कि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, उनकी बचत रहे, उनके जो बेसिस हैं उन पे कोई आने वाले वक्त में कोई मिसाइल ना आए। अगर वो आए तो ये जो नए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो मिसाइल 730 जो मिसाइल्स या जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सेल किए हैं अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को, ये बड़े काम आ सकते हैं। और डेफिनेटली ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि ये काफ़ी हद तक काम आए भी हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी सऊदी अरेबिया और इसराइल को। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि खित्ते में, मिडल ईस्ट में एस्केलेशन दोबारा से बढ़े, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान दोबारा से एक ऐसे एग्रेसिव मोड पे आ जाए जिसके बाद ईरान अमेरिका के साथ कोई लड़ाई लड़ ले। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के इस टाइम जो एसेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं मिडल ईस्ट में। फिर मैं आपको अगली बात बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, उन्होंने कॉल पे मसूद पिज़ेश्कियान साहब को क्या बात की, जो ईरान के प्रेसिडेंट है। बट उससे पहले मैं आपको एक मैप दिखा के ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, यानी शिप्स या एयरक्राफ्ट कैरियर या जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि ईरान के अगेंस्ट अमेरिका मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है या कहाँ कहाँ से इंटेलिजेंस हमारे पास आ रही है। तो लेट मी जस्ट शेयर यू द मैप, और उसके बाद फिर मैं अगली बात आपके साथ करूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, मेरे पास मैप आ चुका है, और देयर वी गो। हम इस मैप को लेंगे और फिर मैं आप लोगों को जो है वो अगली बात बता दूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मिडिल ईस्ट का मैप हमारे पास आ चुका है इस टाइम। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ जो एसेट्स हैं इस टाइम अमेरिका के कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। और अमेरिका के फ़िलहाल एलाइज जो है वो रीजन में मौजूद नहीं है, सिर्फ अमेरिका खुद मौजूद है। वो नहीं चाहता कि एस्केलेशन बढ़े, और लेकिन डबल सिग्नलें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से। एक तरफ तो ये आ रहा है कि वो अटैक करेगा, एक तरफ से ये आ रहा है कि वो अटैक नहीं करेगा। बट एनीवेज, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं या जो अमेरिका के इस टाइम मिलिट्री आर्माडा है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो लेट मी जस्ट शो यू द मैप। ओके, ये मिडिल ईस्ट है सारा, ये सारा मिडिल ईस्ट है। ओके, ये सारा मिडिल ईस्ट है, और ये ईरान है, ये ईरान है। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका के जो एसेट्स हैं रीजन में, वो एक तो मौजूद है इसराइल के पास, यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। रेड सी में कुछ मिलिट्री डिस्ट्रॉयर्स है, कुछ मिलिट्री शिप्स यहाँ पर मौजूद है। सऊदी अरेबिया और इसराइल, ये जो रेड सी है इधर मौजूद है। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन है, वो इस इलाके में से किसी भी जगह पर मौजूद हो सकता है, ये इंटेलिजेंस आ रही है। USS इब्राहिम लिंकन इस इलाके में, अरेबियन सी या जो इंडियन ओशन है, ओमान के जो पास का इलाका है, इस इलाके में कहीं मौजूद हो सकता है यहाँ पर। और अमेरिका के कुछ और डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं स्ट्रेट ऑफ हरमोज पे, यानी ईरान के बहुत पास। ये स्ट्रेट ऑफ हरमोज है, इसको स्ट्रेट ऑफ हरमोज कहते हैं, और ये इलाका है यहाँ पे ईरान के बिल्कुल पास। तो ये तीन जगहें हैं जहाँ पे अमेरिका के इस टाइम मिलिट्री एसेट्स मौजूद हैं। देखें, USS इब्राहिम लिंकन तो ईरान से बहुत करीब है, डिस्ट्रॉयर्स या फाइटिंग शिप्स भी करीब हैं, और कुछ शिप्स इसराइल के पास हैं। अच्छा, कुछ शिप्स इसराइल के पास अमेरिका ने इसलिए रखे हैं ताकि अगर कल को ईरान की तरफ से कोई मिसाइल दागा जाता है, मिसाल के तौर पर अगर ईरान पे अटैक होता है और ईरान कहता है कि मैं अब बदला लूँगा, और वो कोई मिसाइल दागता है, तो इससे पहले कि ईरान का कोई मिसाइल इसराइल को लगे, ये शिप्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स
کی مدد سے اس میزائل کو یہاں سے پکڑ کے تباہ کر دیں یا اس کو انٹرسیپٹ کر دیں. تو یہ امریکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اسٹریٹ آف ہرموز پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس ٹائم عمان کے پاس جو پانی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے امریکہ, اور بڑے کلوزلی ایران کی جو موومنٹ ہے اس ساری کی ساری موومنٹ کو دیکھ رہا ہے. جو ہمارے پاس اس ٹائم کریڈیبل میڈیا آؤٹ لیٹ سے انفارمیشن آ رہی ہے, اس ٹائم جو امریکہ کی موومنٹ ہے وہ یہ ہے. اور اوبیسلی موومنٹ چینج ہوتی رہتی ہے کیونکہ پانی ہے, لیکن ابھی اس وقت کے مطابق جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے. دوسری جانب ایران بھی سارے معاملے کو غور سے دیکھ رہا ہے. اچھا, اب سعودی عربیہ کی میں بات اس لیے آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں MBS محمد بن سلمان صاحب جو ہیں, انہوں نے ریسنٹلی ایک کال کی ہے مسعود پزشکین صاحب کو جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کال میں محمد بن سلمان جو اس ٹائم کراؤن پرنس ہیں یا ولی عہد ہیں اس ٹائم سعودی عربیہ کے, مطلب سعودی عربیہ کے اونلی پاورفل پرسن ہے اس ٹائم, انہوں نے مسعود پزشکین کو یہ کہا ہے کہ سر آپ کے اوپر کوئی بھی اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس میں سعودی عربیہ کی نہ سرزمین استعمال ہوگی, نہ ایئر اسپیس استعمال ہوگی, نہ کوئی ہماری سائٹ استعمال ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی امریکہ میزائلز داغتا بھی ہے یا کوئی فائٹر جیٹ بھیجتا بھی ہے تو سعودی عربیہ کی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی. یہ سعودی عربیہ نے ایشورٹی دی ہے ایران کو. اب ایک طرح سے تو ورچولی تو ایشورٹی دے دی ہے, لیکن کیا سعودی عربیہ واقعی امریکہ کو روک پائے گا؟ اگر کل کو امریکہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے اب اٹیک کرنا ہے, ہم نے اپنے فائٹر جیٹس تیار کر لیے ہیں, ہم عمان کی ایئر اسپیس, سعودی عرب کی ایئر اسپیس سے گزرتے ہوئے قطر کی ایئر اسپیس سے ہم بڑا اٹیک لانچ کریں گے, یا امریکہ ہو سکتا ہے کہ عربین سی سے اٹیک کرے, تو کہیں سے بھی وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو سعودی عربیہ ایک طرح سے ڈی ایسکیلیشن کرنا چاہ رہا ہے, ایک میسج دینا چاہ رہا ہے ایران کو کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی. لیکن اگر امریکہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ تو ایئر اسپیس استعمال کرے گا ہی کرے گا. آپ نے دیکھا جب قطر پہ اٹیک ہوا 9 ستمبر 2025 کو دوحہ میں جو کیپٹل ہے قطر کا, تو اسرائیل نے جارڈن اور جو سعودی عربیہ کی ایئر اسپیس تھی وہ استعمال کی تھی. امریکہ نہیں روک سکا, نہ امریکہ نے روکنا تھا, کیونکہ اسرائیل کو امریکہ نے گرین لائٹ دی ہے تب اٹیک کیا اسرائیل نے. تو اٹ مینس کہ آنے والے وقت میں اگر امریکہ خود بھی چاہے تو وہ کر سکتا ہے اٹیک. لیکن اگلی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ امریکہ کے اس ٹائم اس ریجن میں تقریباً 40 سے 50 F-35 فائٹر جیٹس موجود ہیں. یعنی امریکہ کا جو اس ٹائم ابراہم لنکن ہے, جو میں ابھی آپ کو میپ پہ دکھایا, USS ابراہم لنکن, جو امریکہ کا ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس پہ امریکہ کے تقریباً 40 سے 50 ایئر کرافٹ کیریئرز, 40 سے 50 امریکہ کے اس ٹائم موجود ہیں فائٹر جیٹس اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر, جو یہاں پر اس ٹائم کسی بھی ایک جگہ پہ موجود ہیں. تو اس ٹائم ریجن میں امریکہ کے 45 جو یا 45 to 50 جو F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اگر موجود ہیں تو ایران پہ تو امریکہ کسی بھی طرح سے اٹیک کر سکتا ہے. ایون سعودیز کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے اوپر سے F-35 اڑ رہے ہیں اور وہ ایران پہ کسی طرح سے اٹیک کر دے. امریکہ بھی اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا. آئی تھنک ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی آج ایک بیان آیا ہے کہ امریکہ ایک طرح سے میسج دینا چاہ رہا ہے ایران کو کہ ہمارے ساتھ بات کیجئے, نیگوسیشنز پہ آئیے, نیگوسیشنز اگر کامیاب ہوں گی تو اس کے بعد معاملات کو ہم کسی بہتری کی طرف لے کر جائیں گے یا معاملے کو ہم کسی طرح حل کریں گے. لیکن اسٹل ملٹری ارماڈا امریکہ کا موجود ہے. 6 امریکہ کے اس ٹائم ڈسٹرائرز ہیں, پھر اسی طرح ملٹیپل شپس ہیں, پھر ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ کیریئر. بہت عرصے بعد اتنا بڑا ملٹری ارماڈا ہم نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ میں. شاید ہم نے اس طرح کا ملٹری ارماڈا 2003 میں آبزرو کیا تھا جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا اپنے الائز کے ساتھ عراق کے اوپر 2003 میں, جب صدام حسین کو فارغ کرنا تھا. لیکن اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 22-23 سال سے امریکہ اتنی زیادہ طاقت اپنی دکھا رہا ہے ریجن میں. بٹ کچھ نہ کچھ تو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اینی ویز اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. سعودی عربیہ تو ایک میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تو اس سارے معاملے میں بیچ میں نہیں آئے گا, وہ اپنی ایئر اسپیس نہیں دے گا. لیکن اگر امریکہ فیصلہ کر لے تو پھر سعودی عربیہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. بٹ ڈی ایسکیلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی رانگ سگنل نہ پکڑ لے ایران کہ میری طرف کچھ آ رہا ہے, اس سے پہلے کہ اس ایران کو وہ ہٹ کرے ایران پہلے ہی اپنی بیٹریز کا استعمال کر لے. اچھا, اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. آپ کو آلریڈی یہ چیز پتہ ہے, 12 دن کی جب جنگ ہوئی تھی, 12 ڈے کی جب وار ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی, تو اس وار میں ایران کی ایئر فورس تو آلریڈی بہت ویک ہے, تو وہ تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے. ایران کے پاس بلسٹک میزائلز ابھی بھی 1200 سے 1500 کا نمبر ہمارے سامنے آ رہا ہے. آلموسٹ 1200 to 1500 ایران کے پاس ابھی بھی بلسٹک میزائلز موجود ہیں. اچھا, وہ بلسٹک میزائلز موجود کہاں پر ہیں, یا جو ان کی بیٹریز ہوتی ہیں جس بیٹری کے اندر وہ لانچ کیا جاتا ہے وہ کہاں پر موجود ہے, وہ بھی میں آپ کو میپ میں دکھاتا ہوں. امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہوگی, اگر کوئی جنگ ہوتی بھی ہے تو امریکہ کی پہلی اسٹریٹجی یہ ہوگی, جو پہلا اٹیک امریکہ کرے گا, فرسٹ اٹیک,
उस अटैक में जितनी ज़्यादा अमेरिका ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बैटरीज हैं उनको तबाह कर दे, वो अमेरिका के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक दफ़ा अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया या अटैक होने वाला हुआ, जो ईरान है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स उससे पहले लॉन्च कर सकता है या उस अटैक के फ़ौरन उन अटैक्स को, री अटैक्स को या रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आएगी। तो इस टाइम ईरान के पास जो बैटरीज हैं, मतलब बैटरी वो होती है जिसके अंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल रखा जाता है, तो ईरान के पास ऑलमोस्ट 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज हैं। 800 तब थी जब ईरान और इसराइल की जंग नहीं हुई थी, यानी 12 जून 2025 से पहले। अब 400 तबाह हो चुकी हैं उसकी, तो तकरीबन 400 इस टाइम ईरान के पास एक्टिव बैटरीज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बैटरी, जिससे वो मिसाइल्स को दाग सकता है, ड्रोन्स को दाग सकता है और अटैक कर सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक मैप में दोबारा कि ईरान की ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज हैं वो किस इलाके में मौजूद हैं और कौन सा इलाका आने वाले वक्त में ज़्यादा अटैक की जद में आ सकता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने अगर कोई अटैक करना भी है ईरान के, तो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर साइट्स, एक दो न्यूक्लियर साइट्स जो हल्की फुल्की रह भी गई थी, उन पर भी अमेरिका अगर अटैक करता है तो अमेरिका उन पर तो अटैक करेगा। अमेरिका की ये भी स्ट्रेटजी होगी कि इसराइल, दूसरी तरफ से इसराइल ईरान की जो बची कुछ बैटरीज हैं 400 या जितनी भी हैं उनको भी फारिग करे। ये ना हो कि वो तो फारिग ना हो, फिर वो रिटेलिएशन के तौर पे अटैक करें और फिर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा तबाही होगी। तो मैं आपको लोगों को मैप में वो इलाका भी सारा दिखाना चाहता हूँ कि ईरान की इस टाइम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज कहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं और ईरान को खतरा किस जगह पे सबसे ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको वही मैप दिखाया था अमेरिका के एसेट्स का। जो ईरान की इस टाइम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज मौजूद हैं वो उसके वेस्टर्न इलाके में है, जो ये वाला इलाका है। ये वाला इलाका ईरान का, वी कैन से ये ईरान का वेस्टर्न इलाका है, ये वाला सारा इलाका। तो इस इलाके में ईरान की सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स की, या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो बैटरीज हैं वो मौजूद हैं, या ड्रोन मिसाइल, जो ड्रोन्स होते हैं, जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, शहीद ड्रोन्स हैं, उनकी बैटरीज इस इलाके में मौजूद हैं। तो अगर आप किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटजी से पूछें या समझने की कोशिश करें तो उसकी तो बात सबसे पहले ये होगी कि अगर ईरान की फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक न्यूक्लियर साइट भी है, तो अगर इसको तबाह कर दिया जाए तो ईरान की तरफ से तो स्ट्रेटजी क्लियर है कि मुझ पर अटैक होगा या होने वाला होगा तो मैं उससे पहले रिटेलिएट करूंगा। तो फिर ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज को भी तबाह करना होगा। इसलिए अमेरिका कोशिश ये करेगा कि इसराइल की तरफ से भी कोई बड़ी अटैक जो है वो ईरान की तरफ आए, ताकि इससे पहले कि अमेरिका इस इस एक या दो न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करे, इसराइल ईरान की जितनी भी सारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैसिलिटीज़ हैं या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज हैं उनको भी तबाह कर दे। एटलीस्ट 90% 80% उनको तबाह कर दे, क्योंकि अगर ये तबाह नहीं होंगी तो फिर ईरान भी अपना जो बड़ा अटैक कर सकता है। और ये अटैक सिर्फ अब इसराइल की तरफ नहीं होगा, ये फिर पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, 40-50 हज़ार फौज, जितनी भी फौज है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी छोटा अटैक या बड़ा अटैक इवन ईरान पे, पूरे का पूरा जो रीजन है वहाँ पे ये खतरा होगा कि ये मिसाइल्स किसी और जगह भी जा सकते हैं, जिससे और ज़्यादा जानों को नुकसान हो सकता है। ख़ासतौर पे जो अमरीकी फ़ौजी हैं या सऊदी एयर बेसिस हैं या जो कतर, कुवैत, इनके एयर बेसिस हैं, इनके जो बेसिस हैं इन पर नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा तादाद में सिविलियंस भी मारे जा सकते हैं और जो फ़ौजी हैं वो भी मारे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जिस चीज़ की वजह से आपको बताना बड़ा ज़रूरी था कि इस टाइम जो मिस कैलकुलेशन किसी भी एक साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकती है दूसरी साइड। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब अगली बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ने जो रिसेंटली वेपन सेल किए हैं इजराइल को और सऊदी अरेबिया को, तो अमेरिकन हैज़ आल्सो नोटिफाइड द यूएस कांग्रेस को भी नोटिफाई कर दिया कि हमने ये वेपन सब सेल कर दिए हैं, अब ये डिप्लॉय ही होंगे, मतलब डिलीवर होंगे, हमें पेमेंट मिल गई है और हमने सेल कर दी है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डील हो गई। तो कांग्रेस को भी इस इल्म में ले आया गया है, बट कांग्रेस अब कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया गया है। अब जितनी मर्जी डिबेट की जाए, वेपन्स इसराइल और सऊदी अरेबिया को अमेरिका देगा और ये तकरीबन 15.5-16 बिलियन डॉलर की डील हुई है, जिसमें 6.67 बिलियन डॉलर का जो वेपन सिस्टम्स हैं वो इसराइल को मिलेंगे और ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर के जो वेपन्स हैं और जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो बैटरीज हैं, जो मिसाइल्स हैं, 730 मिसाइल्स हैं, वो सऊदी अरेबिया को मिलेंगे। एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसके बाद हमारे को, कि जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो एक तरफ से दिल में आता है कि कहीं अमेरिका ने कोई अटैक तो नहीं कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल हुआ ये कि एक बंदर अब्बास, एक कोस्टल इलाका है ईरान का, बंदर अब्बास बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहाँ पे
ایک ایکسپلوژن ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایکسپلوژن ہوا کیسے, میں آپ کو میپ میں بندر عباس کا علاقہ دکھانا چاہتا ہوں جو بڑا کریٹیکل ایران کا بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے, اینڈ دین آئی ول موو فارورڈ. سو دیر وی گو. میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں اور یہ بڑا کریٹیکل جگہ پہ علاقہ ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ پلیس, اور اس سے زیادہ قریب ہے امریکہ کے ایسٹس بھی. تو شبہ یہی شروع میں لگتا ہے کہ کہیں امریکہ نے تو اٹیک نہیں کر دیا, لیکن امریکہ نے اٹیک نہیں کرایا, اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے. میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ ایکسپلوژن ہوا کیسے ہے اور کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. تو اس کو دیکھیے گا. یہ ایران آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, دس از ایران اینڈ دس از بندر عباس. یہ بندر عباس یہ ایران کا ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے. یہ جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے, یعنی جو عمان اور ایران کی جو قریب ترین جگہ ہے, یہ وہاں پر ہے. اس جگہ پہ اوبیسلی یہ ایران, مین لینڈ ایران کے کوسٹل علاقے پہ بندر عباس یہ بڑی امپورٹنٹ سائٹ ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ کل ایک بلاسٹ ہوا ہے, دھماکہ ہوا ہے, ایکسپلوژن ہوا ہے, اور اس کے بعد ملٹیپل میڈیا آؤٹلیٹس جو تھے وہ امریکہ کا بار بار ذکر کر رہے تھے. تو ایسا لگ رہا تھا شاید امریکہ نے کوئی اٹیک کر دیا, بٹ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ نہیں, امریکہ کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوا, یہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ایکسپلوژن ہوا ہے. تو آپ سنیے گا کل ہوا کیا بندر عباس میں. According to the preliminary assessment, the local head of the fire department said an explosion that hit a building in the southern Iranian port city of Bandar Abbas on Saturday was caused by a gas leak. اب بندر عباس جو ایک پورٹ, ایک بیسیکلی ایران کی ایک بہت مشہور اور بہت امپورٹنٹ پورٹ ہے جہاں پہ سامان آتا ہے, ایران سے سامان جاتا ہے دنیا کے دوسرے کنٹریز پر. وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے, اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے. بعد میں یہ پتہ لگا کہ کوئی گیس لیکیج تھی اور گیس لیکیج کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے جس سے وہ بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک بچی جس کی عمر 4 سال تھی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے انفارچونیٹلی, اور ایک اور پرسن ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو کل ملا کے 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس ایکسپلوژن میں, اور تقریباً 14 لوگ 14 پیپل ہیو بین انجرڈ ان دیٹ بلاسٹ. تو زیادہ اموات تو نہیں ہوئی, بٹ اسٹل 2 معصوم جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ 14 جو پیپل ہے دے ہیو گاٹ انجرڈ. بٹ اپارٹ فرام دیٹ امریکہ نے اس طرح کا کوئی اٹیک نہیں کیا. اسیسمنٹس کے مطابق یہ ایک گیس لیکیج تھی جس کی وجہ سے یہ اٹیک یہ بلاسٹ ہوا ہے جس سے انفارچونیٹلی یہ لوگ مارے گئے ہیں. اب علی لرجانی صاحب جو ہیں, یاد رکھیے گا علی لرجانی صاحب, ہی از آلموسٹ دا NSA, دا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف ایران. یہ بڑے امپورٹنٹ پرسن ہے علی لرجانی صاحب. ریسنٹلی جو ان کی بیٹی ہیں جو اس ٹائم امریکہ میں موجود ہیں, ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے, ان کو ڈپارٹمنٹ سے نکالا جائے, کیونکہ یہ ایران کے ایک سینئر آفیشل علی لرجانی صاحب کی بیٹی ہیں. تو ان کو فارغ کر دیا گیا امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے, کیونکہ یہ ان کے والد صاحب ہیں, تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا امریکہ میں علی لرجانی صاحب کی جو ڈاٹر ہے. اینی ویز, اب علی لرجانی جو ہے وہ ایک سینئر ایرانین سیکورٹی آفیشل ہیں. علی خامنائی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے بڑے قریب ہیں. انہوں نے ریسنٹلی ایکس پر یعنی ایک ریسنٹلی ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ کیا ہے, وہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ایرانین بھی کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی امریکہ اٹیک نہ کرے. بیسیکلی امریکہ پریشر تو ڈال رہا ہے, اور ایرانیوں کو یہ بھی بات پتہ ہے کہ وینزویلا میں آلریڈی ایک کھاتہ کھلا ہوا ہے. نکولس مدورو صاحب کو ان کے گھر سے 2 جو جنوری 2025 کا دن تھا, اس دن ان کو اٹھایا گیا ہے, ان کی وائف کے ساتھ ان کو اٹھا لیا گیا یا کڈنیپ کیا گیا یا ڈیٹین کیا گیا, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. اور اس طرح کا ڈر ایران کی جو رجیم ہے, ٹاپ رجیم, علی خامنائی صاحب اور ان کے بیٹے اور ان کی فیملی, ان کو بھی ڈر ہے. تو اس ٹائم جو علی لرجانی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے ایران میں اس ٹائم, NSA ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سنڈے کو, یعنی آج انہوں نے کل ٹویٹ کیا سیٹرڈے کو, آئی ایم سوری ٹو سے, کل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے دیٹ ورک آن اے فریم ورک فار نیگوسیشنز with the United States was progressing, downplaying what he described as an atmosphere created by artificial media warfare. اب انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی کل ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا کہ ایران واز نیگوشیٹنگ, سو ویل سی وٹ ہیپن. تو انہوں نے کہا کہ ایران نیگوشیٹ کر رہا ہے. تو امریکہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایران نیگوشیٹ کر رہا ہے. ایران کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاؤن پلینگ ہم چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے, بٹ بات چیت امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے. ویل سی کے اس میں قطر بھی شامل ہے, جارڈن بھی شامل ہے, ایجپٹ بھی شامل ہے, سعودی عربیہ تو اس میں بہت عرصے سے شامل ہے, ٹرکی شامل ہے اس میں. تو یہ 4-5 میجر جو کنٹریز ہیں یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کروا رہے ہیں, بچاؤ کرانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, پیچھے ہو جائیے, اپنے ایک قدم آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو, جھگڑا ہو, معاملات بہتری سے سالو ہو جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو یہ اس ٹائم سچویشن ہے. کل ٹرمپ صاحب نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی کہ جو ایران ہے وہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اب 2 اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے
अपना नाम बताए बगैर रॉयटर्स, जो एक बड़ा क्रेडिबल मीडिया आउटलेट है, रॉयटर्स को इसराइल के 2 ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि दैट इसराइल वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सैटरडेज ब्लास्ट। तो इसराइल इस चीज़ में ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ ये बंदर अब्बास की बिल्डिंग में तो ये कहा जा रहा था कि शायद इसके पीछे इसराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, बट इसराइल कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये एक नॉर्मल एक इंसिडेंट है। इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, और अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो डेफिनेटली हम उस पर बात करते। आगे 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 बात करते हैं तो बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी कि ईरान दूसरी तरफ अमेरिका के जो मिलिट्री आर्माडा है बंदर अब्बास के जो पास इलाके में, जहाँ पे इस टाइम अमेरिका की कुछ एसेट्स मौजूद भी हैं, अमेरिका के कुछ डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं जो कि ईरान की मूवमेंट्स को देख रहे हैं, इस टाइम सर्वेलेंस कर रहे हैं अपने ड्रोन्स के साथ उस पूरे इलाके को। वहाँ पे ईरान नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, नेवल मनूवर्स कर रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में रशिया और चाइना की जो नेवल फोर्सेस हैं वो भी ईरान को ज्वाइन कर लेंगे। तो एक तरह से नेवल मनूवर्स भी हो रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं, अमेरिका भी मौजूद है। तो एक तरह से बड़ा कोई छोटी सी भी मिसकैलकुलेशन जो है वो जंग की तरफ इस पूरे खित्ते को अनफॉर्चुनेटली लेकर चली जाएगी। बट वील सी कि आने वाले टाइम पर क्या होगा। दूसरी जानिब जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो कि कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ईरान में मौजूद हैं, क्योंकि कतर कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा ये डी एस्केलेशन की तरफ खित्ता जाएगा वो जाए। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान पे अगर अटैक होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कतर का होगा और इराक का होगा, क्योंकि इराक के जो नॉर्दर्न इराक है वहाँ पे अमेरिका के कुछ एसेट्स हैं और कतर में अमेरिका के कुछ एसेट्स हैं, और ये दोनों इलाके इस टाइम ईरान की रेंज में हैं। इवन सऊदी अरेबिया के भी कुछ इलाके ईरान की रेंज में नहीं आते, बट कतर पूरे का पूरा ईरान की रेंज में है। तो डर कतर को यह है कि कल को अगर कोई अटैक होता है ईरान के ऊपर तो कहीं ईरान अटैक के बाद अमेरिकी बेसिस पे कोई मिसाइल्स ना दाग दे, और वो मिसाइल्स कोई ब्लाइंड मिसाइल्स ना हो। यानी ब्लाइंड मिसाइल्स का मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि इस जगह पे वो चीज़ मौजूद है जहाँ पे मैं अटैक करना चाहता हूँ, बट 100% श्योर नहीं हो, तो उससे जो सिविलियंस हैं उनकी जानों को खतरा हो सकता है। आपने देखा कि जब ईरान की 12 दिन की जब जंग हुई तो 23-24 की रात को जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया, तो अगले ही दिन ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे, जिसमें जो कतर का एक मिलिट्री एयर बेस है अमेरिका का ऑब्वियसली मौजूद है, उसके एक जो टावर था जो कि रेडार टावर था वो तबाह हुआ था, कई मिलियन डॉलर्स का था। बट ऑब्वियसली थैंकफुली किसी जान को खतरा नहीं हुआ, कि कोई जान नहीं गई उस रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से। बट द थिंग इज़ दैट कि इस तरह की रिटेलिएशन हो सकती है ईरान की तरफ से अगर ईरान की कुछ बैटरीज बच जाती हैं, या अगर अमेरिका को इस तरह का अटैक कर देता। तो इस टाइम जो कतर की जो लीडरशिप है वो मुलाकात उन्होंने, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है अली लरजानी, जो कि जिनको रिसेंटली मैंने आपको ट्वीट भी पढ़ के सुनाया है, और भी कुछ ऑफिशियल से हुई है मुलाकात, और रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि टेंशन्स को कम किया जाए, कोशिश की जाए कि जितना ये मामला हल हो सकता है हो। सऊदी अरेबिया हमें बहुत अरसे बाद जो है वो मुतरक नज़र आया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि ईरान और ज़्यादा कमज़ोर हो, रिजीम कोलैप्स हो, जिससे फिर दोबारा से सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो टेंशन्स आती हुई नज़र आएँ। तो ये दोनों तरफ से सिचुएशन इस टाइम हमें नज़र आ रही है। डी एस्केलेशन की तरफ चीज़ें जाने की बात तो की जा रही है, बट ऑब्वियसली ये ट्रम्प साहब के ऊपर है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहें तो ये अटैक को रोक सकते हैं। किसी भी दिन उनका मूड ख़राब हो तो वो इस अटैक को दोबारा से कैरी आउट करने का एक गो अहेड दे सकते हैं। तो वील सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बट मिडल ईस्ट की ये लेटेस्ट अपडेट्स थी। मेरी कोशिश होती है कि एक दिन छोड़ के या एक दिन में एक दफ़ा